दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक प्लांट्स, टोटल ऑफ 4 लाख स्पीशीज, कोई सा भी प्लांट ले लो, या फिर एनिमल्स का ग्रुप 10 लाख स्पीशीज, द लार्जेस्ट अमंग द 5 किंगडम्स, कोई सा भी एनिमल ले लो, इन सबकी ही डिजाइनिंग, इनका स्ट्रक्चर फाउंडेशन लेवल पे एक ही तरह के सेल से होता है। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स में एक ही तरह का बेसिक सेल वर्क कर पाना बताता है कि कितनी स्ट्रांग होगी इस सेल की वर्किंग। यही है हमारा इस सेशन का टॉपिक, यूकैरियोटिक सेल। चलिए बात शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करता सबसे पहला सवाल, बायोलॉजी के लेवल पे यूकैरियोटिक सेल क्या है? It's a cell that contains a membrane-bound nucleus and well-defined parts known as cell organelles apart from the 3 basic parts present in a prokaryotic cell. Definition थोड़ी खतरनाक सी लगती है पर है नहीं, चलो समझते हैं। ये पहला फ्रेज कहता है कि यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में वो 3 पार्ट्स तो आते ही हैं जो एक प्रोकैरियोटिक सेल को पूरी तरह से बनाते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल की फाउंडेशन प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है। ऐसा होना ये भी दिखाता है कि ये दोनों सेल्स अच्छे खासे लेवल पे सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। एंड जो पार्ट्स अब इन 3 पार्ट्स के बाद आएंगे यूकैरियोटिक सेल में, वही वो पार्ट्स होंगे जो यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से एडवांस बनाने का काम करेंगे। फिर सेकंड फ्रेज देखें तो वो कहता है कि यूकैरियोटिक सेल का सेंट्रल पार्ट, दैट इज द न्यूक्लियस, उसमें एक प्रॉपर बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। अब अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल का याद हो तो उसके न्यूक्लियस में बाउंड्री नहीं होती थी। दिस बेसिकली टेल्स अस कि यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस भी प्रोकैरियोटिक सेल से काफी एडवांस्ड होता है। ये डिटेल कहीं ना कहीं ये बात भी कंफर्म करती है कि जिस सेल का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन सिंपल होगा, उसके पार्ट्स भी उतने ही सिंपल होंगे, एंड वाइस वर्सा। फिर लास्ट फ्रेज पे आ जाए तो वो बताता है कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड पार्ट्स, यानी कि ऐसे पार्ट्स जिनकी अपनी खुद की आउटर बाउंड्री होती है, वो प्रेजेंट होते हैं, नाम जिनका है सेल ऑर्गेनेल्स। क्वांटिटी में दीज आर अ टोटल ऑफ 5 इन नंबर। यही वो पार्ट्स हैं जो एक यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से अलग कर देते हैं, प्लस उसको प्रोकैरियोटिक सेल से कहीं ज्यादा एडवांस भी बना देते हैं। ये पार्ट्स अगर ना हो यूकैरियोटिक सेल में तो वो ऑलमोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जैसा ही हो जाए। इसके साथ हो जाता है हमारे पहले जरूरी सवाल का जवाब कि बायोलॉजी के लेवल पे यूकैरियोटिक सेल क्या है। अब हम टॉपिक के मेन हिस्से में चलने के लिए रेडी हैं। अब सवाल ये आता है कि यूकैरियोटिक सेल के हर मेन पार्ट यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स की पहचान क्या है, कि वो स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं, प्लस वो सब सेल के लिए ऐसे क्या फंक्शंस करते हैं जो यूकैरियोटिक सेल को इतना एडवांस बनाते हैं। ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट, एक बात जान लो कि जितने भी पार्ट्स इस सेल में आते हैं वो सब एक रिले टीम की तरह काम करते हैं। पहले पार्ट का काम सेकंड से कनेक्टेड होता है, सेकंड का थर्ड से, एंड सो ऑन। और ये बेसिकली ये दिखाता है कि इन सब पार्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एक बात ये भी है कि ये टॉपिक बायोलॉजी का एक कोर टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी भी है, तो इसको आराम से सुनेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। कहानी में आता सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल है ये, एक सैंडविच के जैसा दिखाई देता है, नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। एक ऐसा पार्ट है जिसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इस बात को एक्सप्लेन करती क्लोजेस्ट थ्योरी देखें तो वो ये कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सेंचुरीज पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे और इसलिए उनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होना जरूरी था। पर जैसे जैसे समय गुजरा तो लार्ज सेल ऑर्गेनिजम्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर लिया और अपना पार्ट बना लिया। और फिर हुआ ये कि समय के साथ ये दोनों एक हार्मनी में रहना सीख गए और एंड में माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल जैसा पहले था वैसा ही रह गया। यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। आई नो कहानी थोड़ी फिल्मी लगती है पर है एक्चुअली एक साइंटिफिक थ्योरी। अब हिस्ट्री से वापस साइंस की बात पे आएँ तो इनके स्ट्रक्चर में होते हैं लार्ज नंबर ऑफ फोल्ड्स नेम्ड क्रिस्टे। ये येलो कलर वाला पार्ट है ये। इसके फोल्ड होने के पीछे एक कारण है, वो ये कि सेल की बहुत सारी रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और वो रिएक्शंस कम से कम स्पेस में हो जाएं। इसी को पूरा करने के लिए फोल्डिंग का डिजाइन काम आता है। ये बात तो आपने डेली लाइफ में भी देखी होगी कि जब कोई चीज फोल्ड कर दी जाती है तो वो पहले से कम जगह लेने लगती है। दिखता कैसा है ये जान लिया, अब ये देखते हैं कि ये करता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स नेम्ड एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉर कैरिंग आउट ऑल द सेल्स टास्क। यानी कि सेल की जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ टास्क हैं उनके होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही पूरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इस फंक्शन के कारण इसको सेल का पावर हाउस भी बुलाया जाता है। ऑल्सो इस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज करता है जिनको कहते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चरली कुछ ऐसे दिखते हैं ये, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के जैसे हैं ये। जब भी सेल का कोई टास्क होगा जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो टास्क वहाँ पे एक सर्टेन नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज ही करेगा। जब भी चाहिए होंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देगा। ये हो जाती है पहले पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया की बात। सिर्फ एक सिंगल फ्रेज से इस पार्ट को ध्यान रखना हो तो वो फ्रेज है एनर्जी प्रोवाइडर।
जो बेसिकली इसके काम को दिखाता है। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, इट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है ये, बट है इजी। इसमें दो सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, एक है ये रेड पार्ट कहते हैं जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है ये पर्पल वाला पार्ट नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई सारी शीट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं ये रेड स्पॉट लाइक एंटिटीज, डॉट्स के जैसे दिखने वाली, जिनको कहते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स ही हैं जो इस पार्ट को इसका रफ लुक देते हैं, और वहीं से इस पार्ट का नाम भी आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑन द अदर साइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे अलग हैं दिखने में। दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विद अ स्मूथ सरफेस। ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होता है और सरफेस इन ट्यूब्स का होता है स्मूथ। टेक्सचर की इसी डिटेल से इस सेक्शन का नाम पड़ता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों हिस्सों के फंक्शन की बात करी जाए तो देखो, पिछले पार्ट यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी देने का काम तो कर दिया था। अब एनर्जी मिलने के बाद अगला लॉजिकल काम क्या हो सकता है? ये होता है उस एनर्जी को यूज करके कुछ क्रिएट करने का। अब सवाल आएगा कि सेल क्रिएट क्या करता है? तो ये तो हम ऑलरेडी सेल टॉपिक में देख चुके हैं कि सेल अपनी एनाबॉलिक रिएक्शंस करने के टाइम पे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंथेसाइज करता है, बनाता है यूजिंग देयर सिंपलर फॉर्म्स। अब इसी पूरे काम का एक हिस्सा परफॉर्म होता है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें रफ ईआर यहाँ पे बनाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कुछ ऐसे स्पाइरल शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, जो बनते हैं बाय यूजिंग देयर सिंपलर यूनिट्स दैट इज अमीनो एसिड्स। और वहीं पे टीम का दूसरा मेंबर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बनाता है एक दूसरे न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स। इनको आप फैट मॉलिक्यूल्स से भी रिलेट कर सकते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर होता है इनका ये, बनते ये हैं बाय यूजिंग द सिंपलर फॉर्म सब्सटेंस नोन एज फैटी एसिड्स। ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स को बनाने का जो काम है, प्रोटीन्स और लिपिड्स, एक मेजर काम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट करता है। फिर एक दूसरा रिलेटिवली छोटा बट नेसेसरी काम है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, which is to detoxify toxic substances present inside the cell। सेल में जो भी जहरीले पदार्थ बनते हैं during any of the reactions that take place inside the cell, उनको डिटॉक्सिफाई करने, उनके जहर को न्यूट्रलाइज करने का काम भी करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम ये जरूरी होता है क्योंकि इससे सेल के अंदर का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहता है। दूसरे पार्ट की बात भी हो जाती है। इस पार्ट को एक सिंगल फ्रेज से ध्यान रखना हो तो वो हो जाएगा प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइजर। ये दो पार्ट्स जो हमने कर लिए ये थोड़े लेंदी पार्ट्स थे, अब जो भी पार्ट्स आएंगे वो रिलेटिवली सिंपलर हैं। तीसरा पार्ट आता है ये ग्रीन कलर्ड पार्ट, गोल्जी एपरेटस। एज वी कैन सी ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स के जैसे दिखते हैं एंड इनमें प्रेजेंट हर एक फ्लैट स्ट्रक्चर, हर एक ग्रीन पार्ट को वेसिकल्स कहा जाता है। अरेंजमेंट इन स्ट्रक्चर्स की होती है पैरेलल टू ईच अदर, जैसा कि हम देख भी सकते हैं। इस पार्ट के काम की बात करें तो इट इज टू पैक, स्टोर एंड डिस्पैच द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो प्रोडक्ट्स पिछले पार्ट यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए थे, दैट इज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, उनको सेल के बाकी ऑर्गेनेल्स तक प्रॉपर्ली पहुंचाने का काम करता है गोल्जी एपरेटस। देखा जाए तो ये बिल्कुल लॉजिकल भी है क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स यूज तो सेल के सारे पार्ट्स को ही करने होते हैं। इस काम को ये कर पाए इसके लिए 3 सिंपल टास्क करता है। तीनों टास्क ऐसे हैं जो किसी भी फैक्ट्री में बहुत कॉमनली होते हैं। पहला काम होता है पैकिंग का काम, जहां पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनाए प्रोटीन्स और लिपिड्स को पैक करके उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा काम स्टोरिंग का काम, जहां पे ये पिछले स्टेप में बनाए सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिससे कि होता क्या है कि उनको एक प्रॉपर जगह मिल जाती है जब तक उनका यूज नहीं होता। फिर इस स्टेप के बाद आता है तीसरा और आखिरी स्टेप विच इज डिस्पैचिंग, जहां पे होता यह है कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स को जब भी स्टोर्ड प्रोटीन्स और लिपिड्स की जरूरत पड़ती है तो गोल्जी एपरेटस इन प्रोडक्ट्स को उस पार्ट तक डिस्पैच यानी कि ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसी के साथ बात हमारी पूरी हो जाती है तीसरे पार्ट गोल्जी एपरेटस के बारे में। हाफ टॉपिक के अराउंड हमारी बात अभी तक हो चुकी है। ब्रेक लेने का नीड लग रहा है तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन डू सो। बात को आगे लेके चलते हैं। अब गोल्जी एपरेटस के बाद अब नेक्स्ट पार्ट आता है ये गोलू मोलू पार्ट, यूकैरियोटिक सेल का फोर्थ पार्ट, वैक्यूल्स। दिखने में काफ़ी बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है इसका। इट इज़ बैग लाइक, यानी कि किसी थैले के जैसा दिखाई देता है, जिससे ये भी रिलेट होता है कि ये किसी चीज़ को कंटेन करने का, अपने अंदर रखने का काम करता है। फंक्शन इसी से रिलेटेड है इसके। पहला इसका काम होता है टू एक्ट एज अ स्टोरेज यूनिट। अब इस फ्रेज से एक सवाल आएगा मन में कि स्टोरिंग का काम तो गोल्जी एपरेटस भी कर रहा था, तो यहाँ स्टोरिंग की बात फिर से क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि वैक्यूल गोल्जी एपरेटस से कुछ डिफरेंट स्टोर करने का काम करता है। ये 2 चीज़ें स्टोर करता है। गोल्जी एपरेटस तो ऑलरेडी स्टोर कर चुका है प्रोटीन्स और लिपिड्स। वैक्यूल्स स्टोर करता है तीसरा मेन न्यूट्रिएंट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दैट टू नॉट इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म बट इन इट्स सिंपलर फॉर्म। यानी कि ये सिंपल शुगर्स को स्टोर करता है, जिसमें एक तो आप गैस कर लोगे ग्लूकोज सिंपलेस्ट शुगर है जो कि, फिर एक और सिंपल शुगर आती है विच इज सुक्रोज, जो ग्लूकोज से थोड़ा सा एडवांस होती है स्ट्रक्चर में,
इनको वैक्यूल ही स्टोर करता है। फिर एक दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं, वो हैं एमिनो एसिड्स। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन्स बनाने के लिए जिन एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है वो वैक्यूल से ही मिलते हैं उन्हें। तो ये हो गया वैक्यूल्स का पहला काम। इसके बाद वैक्यूल्स का एक दूसरा काम भी होता है जो कि रिलेटिवली सिंपलर होता है। इट इज़ टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स, मतलब कि प्लांट सेल्स को एक हार्डनेस, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है वैक्यूल्स। और ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वैक्यूल्स किसी भी प्लांट सेल में मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेल की अराउंड 80% स्पेस अकेला वैक्यूल ही लेता है। वैक्यूल्स के बाद 5वें नंबर पे आते हैं ये ब्लू कलर्ड पार्ट, लाइसोसोम्स। इस ऑर्गेनेल की तो क्रिएशन में ही एक मज़ेदार बात है। ये ऑर्गेनेल क्रिएट होता है यूकैरियोटिक सेल के एक दूसरे ऑर्गेनेल में, विच इज़ द गोल्जी एपरेटस, जो कि एक ऐसी डिटेल है जो और किसी ऑर्गेनेल में हमने नहीं देखी अभी तक। पहचान की बात हो तो ये पिछले पार्ट वैक्यूल से साइज में छोटा होता है और कंपोज्ड ये होता है एक स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स से, नाम जिनका होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जैसा कि इन एंजाइम्स के नाम से पता चलता है ये डाइजेशन से रिलेटेड काम ही करते हैं। दीज ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं उनकी सिंपलर फॉर्म्स में। प्लस दीज ऑल्सो डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल इन ऑर्डर टू मेंटेन सेल क्लीनलीनेस, यानी कि सेल में प्रेजेंट किसी भी अनवांटेड मटेरियल को, जैसे कि कोई भी वेस्ट, उसको भी डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये। तो ये हो जाती है इनके काम की बात। अच्छा, लाइसोसोम्स पार्ट के ऊपर एक इंटरेस्टिंग सिनारियो भी है जो एग्जिस्ट करता है। जब भी कभी ऐसा होगा कि सेल का अपना पूरा मेटाबॉलिज्म, उसकी वर्किंग ही डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसे केस में होता यह है कि लाइसोसोम्स खुद को ही बर्स्ट कर लेते हैं और उनमें प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। और यही कारण है कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। अब लाइसोसोम्स बात की पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। इस सेल ऑर्गेनेल को अगर एक सिंगल फ्रेज से रिलेट करना हो तो वो होगा वेस्ट डिस्पोजर्स, जो कि अगेन इसके काम से ही रिलेटेड है। अब जिस पार्ट की बात करेंगे वो एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, किसी भी एनिमल के सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। नाम इसका है प्लास्टिड्स। ये दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोम यहाँ पे एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर। यहीं से क्रोमोप्लास्ट की पहचान भी आती है कि इनमें कई तरह के कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर के होते हैं। इन्हीं कलर की डिटेल से इन दोनों पार्ट्स के फंक्शंस भी लिंक्ड हैं। क्रोमोप्लास्ट किसी भी प्लांट में कलर्स देता है, जैसे कि जो भी फ्लावर्स आते हैं किसी प्लांट्स में वो सब क्रोमोप्लास्ट के थ्रू ही कलर्ड होते हैं, या फिर जितने भी फ्रूट्स होते हैं किसी भी प्लांट में वो भी क्रोमोप्लास्ट के थ्रू ही कलर्ड होते हैं। इनको तो एक बड़ा वाला थैंक्स बनता है, क्योंकि अगर ये ना होते तो फ्लावर्स और फ्रूट्स में कलर्स ही ना होते। अच्छा, दूसरी तरफ ल्यूकोप्लास्ट पे आए तो इनका काम होता है टू स्टोर मटेरियल्स लाइक स्टार्च। स्टार्च एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च की बात करें तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आपने अलग अलग चीज़ों में देखा है, जैसे कि राइस यानी कि चावल की जब हम वॉशिंग करते हैं तो उसमें से जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है वो स्टार्च ही होता है। या फिर पोटैटोज, आलू, जब हम उसकी वॉशिंग करते हैं तो उसमें से भी एक व्हाइट कलर का पदार्थ निकलता है, वो भी स्टार्च ही होता है। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। तो टॉपिक के सक्सेसफुल कंप्लीशन पे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। चैनल आपको अपनी स्टडी के लिए यूज़ करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए टॉपिक्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड लास्टली, इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।